तो जोहार, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कि हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड में कला और संस्कृति को पढ़ना, ठीक है, जिसमें से हम लोग जनजाति को आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा आपका आदिम जनजाति, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग पुरान जनजाति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्त, सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले जो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। एंड फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पार्ट 3, ठीक है, इसका जो है 2 पार्ट हो चुका है, जिसका ऑलरेडी सारा पीडीएफ अपलोड है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मेरे चैनल पे जितने भी क्लासेस है, हर एक क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। जो ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हर एक क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, चाहे झारखंड का दरोगा जब भी होगा, या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। उसके लिए एक सेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। हर एक सेशन का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि झारखंड की कला संस्कृति का सेशन बना हुआ है प्लेलिस्ट में। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, झारखंड का जियोग्राफी कंप्लीट करा चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप सब बहुत ही प्यार दे रहे हो, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो। उसी प्रकार से मुझे सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग पार्ट 3 झारखंड की जनजाति के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड नंबर 1 में कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है आपसे पूछ दे। तो फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस जो होते हैं 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जैसे कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि झारखंड के जो अभी नए राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार, ठीक है, तो याद रखेंगे झारखंड के जो नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? संतोष गंगवार को, ठीक है। और सीपी राधाकृष्णन जो थे उसको ट्रांसफर करके महाराष्ट्र भेज दिया गया, जैसे कि आप सबको टेलीग्राम ग्रुप से पता चल गया होगा। अब चलिए दोस्त, सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आज का सेशन का पहला प्रश्न है कि पुरान जनजाति को किस वर्ष झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित की गई, जिसके बाद झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या 32 से कितना हो गया? तो 32 से 33, ठीक है। यानी फिलहाल अगर आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 33। और 33वां जनजाति आपका कौन हो जाएगा? पुरान जनजाति हो जाएगा, जिसको किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? तो ये अप्रैल 2022 में, ठीक है, अप्रैल 2022 में झारखंड का 33वां जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप सबको पता है कि किसी जनजाति, देखो, किसी को भी जनजाति नियुक्त करता है उसका अनुच्छेद जो है 342 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, इसके बारे में हम बता चुके हैं। जो नहीं देखें पहले का वीडियो पीडीएफ आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि पुरान जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? झारखंड में जितने भी जनजाति ना, लगभग सभी जनजाति का जो संबंध है फ्रेंड्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है लगभग सभी जनजातियों का। कौन से जनजाति का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से नहीं है, उसका भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पीछे बताए भी है। तो यहाँ पे पूछा है कि पुरान जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पुरान जनजाति के बारे में डिस्कस किया करो। हर एक प्रश्न को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जो भी डिस्कस करना होगा मुझे, हर एक चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे प्रश्न। पुरान जनजाति की अगर भाषा की बात करूँ कि पुरान जनजाति का जो भाषा है कौन सा है, जैसे संथाल की जो भाषा संथाली है, उसी प्रकार से पुरान जनजाति की भाषा है फ्रेंड्स। और उस भाषा को पुरान भाषा बोला जाता है, ठीक है। कौन सा भाषा बोला जाता है? पुरान भाषा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, पुरान जनजाति के लोग, पुरान जनजाति के लोग हिंदी, उड़िया, नागपुरी, ये सभी को जो है ना मिश्रण इसका भी यूज़ करते हैं। मतलब ये इसका जो मिश्रित भाषा है, हिंदी, उड़िया, नागपुरी में भी लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य भाषा की अगर मैं बात करूँ तो पुरान जनजाति की पुरान भाषा है। और एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, पुरान जनजाति के लोग मुंडारी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, मुंडारी भाषा का। और आपको पता है कि मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि पुरान जनजाति में जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते थे कि जो संथाल है, संथाल में जो आपका उसका संथाल का जो पंचायत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, एज इट इज उसी प्रकार से पुरान जनजाति में भी जो पंचायत होता है उस पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पुरान जनजाति के जो पंचायत होते हैं उसको पुरान सभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुरान सभा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि पुरान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? जैसे मुंडा जनजाति में पौन कहा जाता है, सेम एज इट इज उसी प्रकार से पुरान जनजाति में जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पुरान जनजाति में चलाऊ कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो इन्फॉर्मेशन है लगभग जो हम आज पढ़ा रहे हैं आप सबको, आपका यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दिए थे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट देखे भी हैं, बहुत का उसका आंसर भी किए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को विजिट नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग जरूर वहाँ पे विजिट करेंगे। वहाँ पे जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होता है, वहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन संख्या 5 तक समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स
इसके जो प्रमुख होते हैं यहाँ के जो पुराण, इसका जो अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि इसका जो है पुराण सभा, इसके जो प्रमुख होते हैं पुराण सभा के प्रमुख, तो पुराण सभा के प्रमुख को क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है, ठीक है। यानी कि पुराण सभा के जो प्रमुख होते हैं फ्रेंड, उसको क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है, प्रधान। एंड साथ साथ में आप लोग ये भी याद रखेंगे, प्रधान के साथ साथ इसको महालदार भी बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट, महालदार भी बोला जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो चुका है, 6 की ओर। पुरान जनजाति में अपहरण विवाह का क्या मतलब होता है? ठीक है, पुरान जनजाति में जो है अपहरण विवाह होता है, उसका मतलब क्या होता है? सिंदूर घासा, बहाघर, संगाघर या फिर घिनीपाल, ठीक है। ये संगाघर है, पता नहीं किसी बग की वजह से यहाँ पे ये आ जा रहा है बार बार। तो सिंदूर, यहाँ पुरान जनजाति में पूछ रहा है कि अपहरण विवाह, अपहरण मतलब क्या होता है? भगा के ले जाना, ठीक है। तो उस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलता है सिंदूर घासा, ठीक है। मतलब अपहरण करके ले जाना और ज़बरदस्ती सिंदूर दे देना, उसको बोला जाता है अपहरण विवाह पुरान जनजाति में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, संगा घर का मतलब क्या होता है? संगा घर का मतलब होता है विधवा विवाह, जो है आपका पुरान जनजाति में संगा घर का मतलब होता है विधवा विवाह, ठीक है। विधवा विवाह, विधवा विवाह याद रखेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ घिनीपाला का मतलब क्या होता है, तो घिनीपाला का मतलब होता है सहपलायन विवाह, ठीक है। सहपलायन विवाह, सहपलायन विवाह होता है घिनीपाला का मतलब, ठीक है। ये पुरान जनजाति के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, बहाघर का मतलब क्या होता है, तो बहाघर का मतलब होता है आपका क्रय विवाह, ठीक है। क्रय विवाह के बारे में हम बता चुके हैं कि क्रय विवाह किसको बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपहरण विवाह का मतलब क्या होता है, तो होता है सिंदूर घासा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि पुरान जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। जिस प्रकार से लगभग सभी जनजाति के बारे में हम लोग जो उसके देवता को क्या कहा जाता है जैसे हम लोग पढ़े, उसी प्रकार से यहाँ भी पुरान जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है उसको धर्म देवता बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखना हम भूल गए थे, A B C ये D आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो पुरान जनजाति के प्रमुख देवता को जो है धर्म देवता कहा जाता है, और प्रमुख इसके जो देवी होते हैं, प्रमुख देवी को जो है बासुकी माता बोला जाता है, ठीक है। प्रमुख देवी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रमुख देवी को जो है पुरान जनजाति में क्या बोला जाता है, तो बासुकी माता याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होगा सिर्फ आदिम जनजाति के बारे में ही प्रश्न आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो ऊपर पढ़ाए हम साधारण जनजाति के बारे में था, अब यहाँ से हम लोग टोटल झारखंड में 8 आदिम जनजाति है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ बिरहोर का शाब्दिक अर्थ के बारे में, तो इसको जंगल की आदमी बोला जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति को जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल की आदमी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि बिरहोर जनजाति के जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंगल के आदमी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस अगर मैं बात करूँ बिरहोर जनजाति के बारे में, तो बिरहोर जनजाति की जो भाषा है फ्रेंड्स, इसको असूरी भाषा बोला जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा बोला जाती है? ये असूरी भाषा बोलते हैं ये लोग, असूरी भाषा याद रखेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ बिरहोर जनजाति के आपका बिरहोर जनजाति के बारे में, तो इसकी कुल जनसंख्या जो है फ्रेंड्स आपका कितना है? मात्र 18,000 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि आपसे पूछ सकता है आदिम जनजाति है ये लोग, तो यहाँ पे जो है इसकी जनसंख्या टोटल झारखंड में जितनी जनसंख्या है उसका 18,726 है, ठीक है। 18,726, तो आप लोग 18,500 के आसपास याद रखेंगे। एंड अगर कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका जो प्रतिशत है कितना हो जाएगा? 0.12। कुल जनजातीय जनसंख्या का आपसे पूछ सकता है कि बिरहोर जनजाति जो है कितना है, तो कुल जनजातीय, ठीक है, कुल जनजातीय जनसंख्या जितना है उसका जो है 0.12% जो है आपका बिरहोर जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हो भी गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि बिरहोर जनजाति के लोग खुद को क्या मानते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में जो है फ्रेंड्स आपको लगभग 40 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, 40+ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिरहोर जनजाति के लोग खुद को क्या मानते हैं, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं वो खुद को क्या बोलते हैं? खुद को वो सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। यानी कि बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं वो खुद को क्या मानते हैं फ्रेंड्स? तो खुद को वो लोग सूर्यवंशी मानते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहाँ पे हमको डिस्कस करना होगा, मैं डिस्कस करूँगा। बाकी हर एक जनजाति के बारे में पूरा डिटेल्स प्रश्न को यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति के जो बस्ती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो गांव है उस गांव को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के गांव को टंडा कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कुरहर और कुंबा के बारे में, तो बिरहोर जनजाति के जो झोपड़ी वाले घर होते हैं ना, झोपड़ी, ठीक है, मतलब झोपड़ी आप समझ रहे हो ना, झोपड़ी किसको मैं बोल रहा हूँ। तो झोपड़ी टाइप का जिस प्रकार के उन लोग को जो घर होता है, इस घर को ये लोग क्या बोलते हैं? झोपड़ी वाले घर को, झोपड़ी घर को ये लोग
कुरहर और कुंबा बोलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पीडीएफ आपको एज इट इज जैसे ही मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम के लिए आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में अगर जनजातीय से संबंधित प्रश्न पूछता है ना, तो इस 3 पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड किया हूँ, इस 3 पीडीएफ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर रीड करेंगे अब इसको, ठीक है। नहीं भी क्लास देखते हो तो पीडीएफ जरूर रीड कर लीजिएगा आप लोग, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि बिरहोर जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है। जिस प्रकार से उरांव जनजाति का युवागिरी को क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया, उसी प्रकार से बिरहोर जनजाति के जो युवागिरी होते हैं इसको गीती ओड़ा बोला जाता है, ठीक है। गीती ओड़ा के साथ साथ गीती जोरी भी बोला जाता है, गितोरा भी बोला जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बिरहोर जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है, तो गीती ओड़ा, गीती जोरी या फिर गत्ययोरा, ये तीनों में से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है या फिर तीनों भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर तीनों पूछेगा तो सभी करना है, अगर कुछ एक पूछता है इनमें से तो आपको टिक कर देना है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरहोर जनजाति की सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में सबसे जो फेमस विवाह है उस विवाह को क्या बोला जाता है। और एक चीज़ हम बताए थे आप सबको कि झारखंड के लगभग जनजाति का जो विवाह होता है, जो प्रचलित विवाह होता है, उसको आयोजित विवाह बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बिरहोर जनजाति की। तो बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित जो विवाह है फ्रेंड्स, उस विवाह को क्या बोला जाता है, तो क्रय विवाह बोला जाता है, ठीक है, क्रय विवाह। और इसको क्रय विवाह को ये लोग बिरहोर जनजाति के लोग सदर बापला बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है, सदर बापला। संथाल जनजाति के लोग विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लोग सदर विवाह इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, सदर विवाह यानी कि क्रय विवाह। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका समझ में आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करूँ जैसे कि बिरहोर जनजाति के बारे में, तो बिरहोर जनजाति का मुख्य जो पर्व त्यौहार होते हैं वो कौन सा होता है, तो बिरहोर जनजाति का प्रमुख पर्व त्यौहार आपका सोहराई हो जाएगा, जो कि संथाल जनजाति के भी प्रमुख पर्व त्यौहार है सोहराई। साथ साथ में आप लोग कर्मा याद रखेंगे, करम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कर्मा याद रखेंगे। भाई बहन की प्रतीक का शुभ प्यार इसको बोला जाता है, खोठा जो रखेंगे उसको पता होगा। एंड साथ साथ आप लोग जितिया याद रखेंगे, ठीक है, जितिया, जितिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ तक जो भी चीज़ें हम समझाए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि असुर जनजाति की कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं अगर बात करूँ बिरहोर जनजाति के बारे में, तो बिरहोर जनजाति के सर्वप्रमुख जो देवता होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिरहोर जनजाति के सर्वप्रमुख जो देवता होते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सिंह बोंगा, ठीक है, सिंह बोंगा याद रखेंगे। बहुत सारे जनजाति में जो है आपको हम पढ़ाए सिंह बोंगा के बारे में। तो देखिए आप लोग आप कंफ्यूज तो होंगे ही, इतना जनजाति के बारे में सबका एक ही प्रमुख देवता होता है तो किसका क्या है किसका नहीं। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जितने भी प्रश्न कराया हूँ ना, तो आप लोग एक बार देखना कि किसका किसका प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, या फिर किस किस जनजाति का जो है, जैसे कि प्रमुख जो विवाह है सेम है, प्रमुख वधु मूल्य जो भी सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग असुर जनजाति के बारे में पढ़ें कि असुर जनजाति का कुल जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, असुर जनजाति की जनसंख्या पूरे झारखंड में तो लगभग 22,500 है, ठीक है। असुर जनजाति की जो जनसंख्या है पूरे झारखंड में तो कितना हो जाएगा, 22,500 के आसपास आप लोग को याद रखना है, ठीक है, 22,500 कुल जनसंख्या जितने झारखंड में असुर जनजाति उसका कुल जनसंख्या 22,500 के लगभग याद रखना है, ठीक है। और कुल जनजातीय जनसंख्या, ठीक है, कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर आपसे पूछता है कि कुल जनजातीय जनसंख्या में से असुर जनजाति कितना है, तो इसका हो जाएगा 0.25%, ठीक है, 0.25%। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इससे संबंधित प्रश्न नहीं बनाए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बहुत बार क्लास में डिस्कस किया, जो मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हो ना, तो आप लोग जरूर देखेंगे। मेरा हर एक क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया उसी से संबंधित प्रश्न को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। और इस प्रश्न को एग्जाम में कई दफ़ा पूछा भी गया है। ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो इसको हम लोग असुर जनजाति बोलते हैं। और असुर जनजाति को ही फ्रेंड्स तांबा गला के ये लोग क्या करते थे, उपकरण बनाने का काम करता था, जिसका श्रेय किसको जाता है, असुर जनजाति को जाता है, ठीक है। और असुर के साथ साथ आप लोग असुर, बिरजिया, बिरहोर भी याद रखेंगे। अगर यहाँ पे इनमें से सभी रहता है कि निम्न में से किस जनजाति के द्वारा जो है तांबा गला के उपकरण बनाने का तैयार का काम किया जाता था, तो ये तीनों जनजाति क्या करते थे, ठीक। लेकिन सबसे प्रमुख जो है आपका असुर हो जाएगा। असुर ही झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और असुर जनजाति की जो भाषा है फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, असुरी भाषा, ठीक है। असुर जनजाति की जो भाषा है उसको क्या बोला जाता है, असुर जनजाति की जो भाषा है उसको असुरी बोला जाता है, असुरी भाषा, ठीक है, असुरी भाषा। शायद एक बार असुरी के बारे में हम पीछे भी डिस्कस किए एक चीज़ के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि निम्न में से किस जनजाति का वर्णन, ठीक है, देखो निम्न में से किस जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में,
महाभारत में अरण्यक या फिर उपनिषद, इस ग्रंथ में जो है इस जनजाति के बारे में जिक्र हुआ है। कौन सा जनजाति है, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया है, महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया है, ठीक है। क्योंकि झारखंड को जो है पहले के ज़माने में अलग अलग नाम से संबोधित क्या करते थे, तो आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोलते थे और महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किस जनजाति का वर्णन ऋग्वेद, महाभारत और अरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में मिला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो असुर जनजाति का जो है, असुर जनजाति का वर्णन मिला है ऋग्वेद, महाभारत और अरण्यक या फिर उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आई होप कि आप सबका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि असुर जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान झारखंड के किस क्षेत्र में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स असुर जनजाति का निवास स्थान झारखंड में सबसे ज़्यादा तो ये लातेहार में है, ठीक है। और लातेहार में अगर खास लोकेशन की बात करूँ तो नेतरहाट, ठीक है। नेतरहाट के बारे में हम बहुत बार इसके बारे में चर्चा भी की है। नेतरहाट के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान झारखंड में नेतरहाट है, सबसे ज़्यादा बारिश भी नेतरहाट में होता है, ठीक है। 180 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है नेतरहाट में, सनसेट पॉइंट भी आपका नेतरहाट में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखना, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ असुर जनजाति के बारे में तो लातेहार यानी कि नेतरहाट के अलावे ये गुमला, लोहरदगा, पलामू, धनबाद, सिंहभूम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है आपका नेतरहाट का लोकेशन याद रखना, ठीक है। आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि असुर जनजाति में जो वधु मूल है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। असुर मूल में जैसे अभी पीछे हम पुराण के बारे में बताया कि पुराण में जो वधु मूल्य होते हैं उसको चलाऊ बोलते हैं, उसी प्रकार से असुर जनजाति के जो वधु मूल्य होते हैं, वधु मूल्य मतलब क्या, दहेज, तिलक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डाली टका बोलते हैं, ठीक है। असुर जनजाति के जो वधु मूल्य होते हैं उसको डाली टका बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना, झारखंड के लगभग सभी जनजाति जो है पितृसत्तात्मक है, ठीक है। लेकिन असुर जनजाति के जो परिवार है फ्रेंड्स ये आपका मातृसत्तात्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मातृसत्तात्मक, ठीक है, मातृसत्तात्मक याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये एक ऐसी जनजाति है जिसकी जो परिवार है मातृसत्तात्मक परिवार है, ठीक है। अब मातृसत्तात्मक, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसका जो नृत्य, जैसे कि हर एक जनजाति के बारे में हम बताते आए हैं कि उसके जो सांस्कृतिक यानी कि नृत्य या फिर किसी प्रकार का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, अखड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो पुरान जनजाति का भी जो नृत्य स्थल होता है इसको भी अखड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अखड़ा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस जनजाति में ईदी ताई माँ का प्रचलन है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम एक बार क्लास में पीछे की क्लास में हम डिस्कस किए हुए हैं, ईदी मी ताई, ठीक है। हमको याद है इस चीज़ के बारे में कि निम्न में से किस जनजाति में ईदी मी ताई का प्रचलन है। अब देखो ईदी मी ताई का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। और ईदी मी ताई का मतलब अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये एक ऐसा प्रचलन है जिसमें शादी से पहले जो है ना लड़का लड़की पति पत्नी के जैसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या है कि अगर आप शादी से पहले एक पति पत्नी की तरह रहते हैं तो बाद में आपको शादी करना अनिवार्य है, आपको शादी करना होगा, ठीक है। तो ये किस जनजाति के हैं, तो ये असुर जनजाति में प्रचलन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी कवर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये तो अलग बात है कि अभी भी लड़का लड़की जो है ना जैसे पति पत्नी के जैसे रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत कोई को धोखा भी मिलता है। तो इस चीज़ पे आप लोग अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, बस मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता, ठीक है। असुर जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है वो कौन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। साथ साथ आप लोगों को बेंगा भी याद रखना है। ये दोनों इसके प्रमुख देवता है फ्रेंड्स, और दोनों को जो है ना अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग एग्जाम में जो है अलग अलग ऑप्शन देके पूछा गया था कि असुर जनजाति का प्रमुख देवता क्या है, जिसमें सिंह बोंगा ऑप्शन था। एंड फिर दूसरे एग्जाम में पूछा था जिसमें पूछा था कि असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या है, उसमें सिंह बोंगा ना पूछ के बेंगा पूछा था, ठीक है, जो कि इसके सर्व प्रमुख देवता है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे माल पहाड़िया आदिम जनजाति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि माल पहाड़िया का जो निवास स्थान है सबसे अधिक झारखंड के किस क्षेत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ माल पहाड़िया के बारे में तो ये संथाल परगना में माल पहाड़िया का निवास स्थान है, ठीक है। संथाल परगना में टोटल 6 जिले हैं, आपको पता है कौन कौन सा जिला है। चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आपका साहेबगंज हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, ठीक है, पाकुड़ हो जाएगा, पाकुड़ के बाद आपका देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो माल पहाड़िया का निवास स्थान संथाल परगना में है। साहेबगंज वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, बाकी के 5 जिले में जो है संथाल परगना में जो है माल पहाड़िया का निवास स्थान है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न के साथ मैं PYQ लगा रहा हूँ ये सभी प्रश्न जो है
प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। देखिए झारखंड में दो ऐसी जनजाति के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें जो है गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम लोग जब संथाल जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग देखे थे गोत्र। ठीक है, जैसे कि आपका मुर्मू देखे थे, सोरेन देखे थे, ठीक है, टुडू देखे थे। उस प्रकार से जो है यहाँ पे जो आपका जो जनजाति दिया हुआ है इनमें से दो ऐसी जनजाति है जिसमें जो गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है और ये दोनों जनजाति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माल पहाड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं तो माल पहाड़िया में भी गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है और सोरिया पहाड़िया में भी गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो आप लोग इस दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ एक भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो चुका होगा, गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, गोत्र यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि माल पहाड़िया के लोग जो है वधु मूल्य को क्या कहते हैं। ठीक है, माल पहाड़िया के लोग पुराने में अभी क्या बताया हम, पुराने में जो है वधु मूल्य को चलाऊ बोला जाता है। ठीक है, तो माल पहाड़िया में जो है वधु मूल्य को क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स माल पहाड़िया में जो है बंदी या फिर पौन। ठीक है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। माल पहाड़िया में जो वधु मूल होते हैं वधु मूल को क्या बोला जाता है, तो वधु मूल को फ्रेंड्स बंदी या फिर पौन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी आपका PYQ है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स एक बार मैं बता दूं कि वधु मूल्य के रूप में जो है माल पहाड़िया में क्या होता है ना, सुगर समझ रहे हो, सुगर, तो सुगर देने का प्रचलन है। ठीक है, वधु मूल्य के रूप में जो ये लोग क्या करते हैं, सुगर देने का प्रचलन है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्या देते हैं, सुगर समझ रहे हो आप लोग, चीनी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति द्वारा वर पक्ष द्वारा सभी वैवाहिक खर्चा का भुगतान किया जाता है। ठीक है, खर्चों का भुगतान किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किस जनजाति द्वारा वर पक्ष यानी कि लड़के के तरफ से, ठीक है, जितने भी खर्च होगा, लड़की के घर में जितना भी खर्च होगा खाना पीना को लेके और लड़के के घर में जितने भी खर्च होगा खाना पीना को लेके या फिर किसी भी चीज़ में शादी के समय, तो जितना भी भुगतान किया जाता है ना ये सब लड़के के द्वारा किया जाता है। वही पूछा है कि किस जनजाति में ऐसा प्रचलन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग माल पहाड़िया में। ठीक है, माल पहाड़िया में ऐसा प्रचलन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूरा जब सेशन को कंप्लीट करूँगा तो इसका एक सेशन आएगा मेरा जो मैराथन सेशन होगा जिसमें 100+ क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसको आप प्लेलिस्ट जब जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे जो है जियोग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि जियोग्राफी के अभी तक के सभी एग्जाम का जो भी प्रश्न बना है वहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को वहाँ पे ऐड करेंगे, तो आप लोग जरूर विजिट करेंगे प्लेलिस्ट को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किस जनजाति द्वारा वर पक्ष के जो भी वर पक्ष के द्वारा जो भी खर्च होता है शादी में वो सभी इसको लड़के के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उसको माल पहाड़िया बोला जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि माल पहाड़िया के लोग झूम की खेती, ठीक है, झूम की खेती का बताओ कि झूम की खेती किसको पता है कि झूम की खेती किसे कहते हैं। ठीक है, तो झूम की खेती किसे कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि माल पहाड़िया के लोग झूम की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, माल पहाड़िया के लोग जो है फ्रेंड्स झूम की खेती को कुरवा कहते हैं। ठीक है, और ये भी आपका माल पहाड़िया से संबंधित क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि माल पहाड़िया में जो है माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों में ही कुरवा बोला जाता है इस खेती को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ कि माल पहाड़िया के जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं लोग, सूर्य। ठीक है, तो यहाँ लिख ही देता हूँ, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो प्रमुख देवता जो होते हैं आपके माल पहाड़िया के उसको क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं या फिर धरती गोसाई। ठीक है, सूर्य या फिर धरती गोसाई, तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में कुछ भी देने पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि देखो यहाँ पे जो विशेष महत्व इसके बारे में जो है ना, पूर्वजों की पूजा, इस जनजाति के लोग है जब सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को देती है, तो पूर्वजों की पूजा, यानी कि इसके जो पूर्वज जो गुजर गए होते हैं उसको ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, और उसको जो है बहुत ये लोग महत्व देते हैं, और उसका जो पुजारी होते हैं जो पूजा कराने का काम करता है पूर्वजों का, उसको देहरी बोला जाता है। ठीक है, देहरी बोला जाता है। तो इस जनजाति में पुजारी को क्या बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग, तो पुजारी को बोला जाता है देहरी। ठीक है, देहरी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि सोरिया पहाड़िया का निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े अभी माल पहाड़िया के बारे में, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोरिया पहाड़िया का जो मुख्य निवास स्थान है झारखंड के किस जगह में है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो सोरिया पहाड़िया सबसे ज़्यादा जो है राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है, और इसी राजमहल क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दामिनीय कोह बोला जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ाए हैं, दामिनीय कोह। ठीक है, दामिनीय कोह।
अब दामिनी को का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन ट्रेनर के द्वारा 1824 में, ये भी हम बताए हैं क्लास में, ठीक है। तो सोरिया पहाड़िया का निवास स्थान जो है कहाँ पे है, तो ये संथाल परगना में राजमहल वाला क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाका है इसको दामिनी कोह बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की तो चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए फ्रेंड, जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ कि सोरिया पहाड़िया की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो सोरिया पहाड़िया की जो जनसंख्या है फ्रेंड्स वो आपका 46,000 के आसपास है, ठीक है। 46,000 के आसपास आप लोग याद रखेंगे, 46,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इस जो सोरिया पहाड़िया के बारे में, तो इसका अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि कुल जनजाति का कितना प्रतिशत जो है सोरिया पहाड़िया है, तो इसको जो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत के मैटर में अगर पूछता है तो हो जाएगा आपका 0.53, ठीक है। कुल जनजातीय का 0.53% है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैं लिखा रहा हूँ ये डेटा, ये सभी सेंसस 2011, ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि किस जनजाति द्वारा खुद को मलेर कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, और ये आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस जनजाति के द्वारा खुद को जो है मलेर कहा जाता है। ये जनजाति जो है खुद को मलेर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना सोरिया पहाड़िया जो है ये लोग खुद को जो है मलेर मानते हैं, ठीक है। ये खुद को जो है मलेर जनजाति के आदमी मानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स सोरिया पहाड़िया के बारे में, तो इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा किस समूह की है, तो फ्रेंड्स इसकी जो भाषा है आपका मालतो भाषा है, ठीक है। भाषा का नाम लिख देता हूँ मालतो, बाकी हम पहली क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं, मालतो हो जाएगा। और मालतो जो है द्रविड़ियन परिवार समूह की भाषा है, ठीक है। किस परिवार की है, द्रविड़ियन, ठीक है, द्रविड़ियन समूह की भाषा है, ठीक है, मालतो। तो याद रखेंगे आप लोग। और बाकी के लगभग जितने भी झारखंड में जनजाति है सबकी भाषा किस समूह से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है, ठीक है। और सभी जनजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें कंप्लीट हो चुका होगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्या बोल रहा है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, ठीक है। अब देखो हम क्या बताए थे कि झारखंड में लगभग जनजाति का जो विवाह है ना, लगभग प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह को ही माना जाता है, ठीक है, आयोजित विवाह को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा, आयोजित विवाह का मतलब क्या होता है। तो हम बताएं कि वैसे विवाह जिसमें वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य को ही वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को क्या किया जाता है, ये लोग तिलक देते हैं, ठीक है, यानी कि लड़के की तरफ से लड़की को तिलक दिया जाता है। तो इसी को हम लोग आयोजित विवाह बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपने सास ससुर के भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सोरिया पहाड़िया के बारे में यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सोरिया पहाड़िया के जो जनजाति है ये लोग वधु मूल्य को किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, यानी कि वधु मूल्य को ये लोग क्या बोलते हैं, तो सोरिया पहाड़िया के जो आदमी है फ्रेंड्स, यानी कि जो जनजाति है, ये लोग वधु मूल्य को जो है पौन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पौन को ये लोग वधु मूल्य बोलते हैं। एंड इसके जो युवागिरी होते हैं, सोरिया पहाड़िया के जो युवागिरी होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसके युवागिरी को ये लोग क्या बोलते हैं, तो इसके युवागिरी को ये लोग कोड़वाहा बोलता है, ठीक है, कोड़वाहा। कोड़वाहा जो है इसके युवागिरी हो जाता है, ठीक है। युवागिरी का मतलब क्या है, जहाँ पे कुछ किसी चीज़ का ट्रेनिंग या फिर किसी चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है उसी को युवागिरी बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें भी जो है ना गोत्र की जो है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी गोत्र नहीं पाए जाते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। तो हम दो चीज़ के बारे में बताइए, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, जिसमें गोत्र की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, ठीक है। अब सोरिया पहाड़िया भी धार्मिक तो कार्य करेंगे ही, तो इस धार्मिक कार्य को जो किया जाता है किसके द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग कुछ भी पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी इसको संपन्न कराते हैं पूजा को, ठीक है। तो उसी प्रकार से सोरिया पहाड़िया की जो जनजाति है ये लोग जब धार्मिक कार्य करते हैं तो इस पूजा को संपन्न कराने का काम कौन करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखना इसका जो संपन्न कराने का काम करता है उसको बोलते हैं कांदो मांझी, ठीक है, कांदो मांझी। तो याद रखना आप लोग कांदो मांझी। और इसके जो सहायक होते हैं फ्रेंड्स, इसके सहायक जो होते हैं, अब कोई देखो हम लोग जब पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी के साथ कौन आते हैं, ठाकुर आते हैं ना। ठाकुर लोग क्या करते हैं कि पंडित जी को जो कुछ भी चीज़ें चाहिए वो लोग तुरंत ला के देते हैं, ठीक है, जब पूजा पाठ घर में होता है तो आप लोग भी देखे होंगे। तो कांदो मांझी के भी सहायक होते हैं जिसको कोतवार बोला जाता है, ठीक है, कोतवार या फिर चालवे। तो याद रखेंगे कोतवार या फिर चालवे जो है इसके सहायक होते हैं, ठीक है, किसके, तो कांदो मांझी के। तो कोतवार और चालवे आप लोग दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हो चुका होगा। और इस जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्रीवियस एग्जाम में पूछा क्या गया था कि इसमें जो काल देवता है, ठीक है, काल देवता को ये लोग क्या बोलते हैं, तो काल देवता को ये लोग काल गोसाई बोलते हैं, ठीक है। काल देवता को जो है सोरिया पहाड़िया के लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं काल गोसाई, ठीक है। ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो लिख रहा हूँ ये आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। अब गोसाई मतलब क्या होता है, तो देवता होता है, ठीक है। तो बस काल याद रखना है, देवता की जगह गोसाई याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ पूछा था कि सूर्य देवता को जो है सोरिया पहाड़िया में जो है क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य देवता की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, तो सूर्य देवता में जो है ये लोग बेरू गोसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेरू गोसाई, ठीक है, बेरू गोसाई,
बेरू गोसाई किसको बोलते हैं? सूर्य देवता को, ठीक है। और चांद देवता की अगर मैं बात करूं, ये लोग चांद देवता को क्या बोलते हैं? तो चांद देवता को ये लोग जो है फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? विलय गोसाई, ठीक है, विलय गोसाई, विलय गोसाई, विलय गोसाई जो है चांद देवता को बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा अलग बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इतना मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं कि पहाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान झारखंड के किस जिले में, ठीक है। अब देखिए पहाड़िया भी 3 प्रकार के, कौन कौन? एक पहाड़िया हो जाएगा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सभी आदिम जनजाति है। इसके बारे में हम पहली क्लास में भी डिस्कस किए हैं। कुल 8 आदिम जनजाति है झारखंड में, ठीक है। कौन कौन से? असुर, बिरजिया, बिरहोर, कोरवा, सब्बर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, ठीक है, और एक क्या बताया हम? सौरिया पहाड़िया, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि पहाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान जो है ये झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स पहाड़िया जनजाति के बारे में, तो ये जो सबसे ज़्यादा पलामू जिले में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पलामू जिले किधर है आपका? गढ़वा साइड है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पहाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक है, ठीक है। इसको याद रखना। अगर मैं बात करूँ इसकी जनसंख्या के बारे में, तो इसकी जनसंख्या लगभग 25,500 है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है आपका पहाड़िया जनजाति है झारखंड में, तो 0.29%, ठीक है। ये सभी जो डेटा बोल रहा हूँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार, राइट। तो अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत जरूरी है आपका वधु मूल्य, विवाह, सौर प्रमुख देवता, ठीक है। ये सभी चीज़ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली, डाली कटारी, पौन या फिर पौन टका। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो इसका डाली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? और डाली कटारी किस जनजाति के? बिंझिया जनजाति की। बिंझिया जनजाति की जो वधु मूल्य है उसको क्या बोला जाता है? डाली कटारी। और ये पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, इसको हम पीछे डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, राइट। किस जनजाति में मुआ पूजा का विशेष है? देखो मुआ पूजा, मुआ पूजा। अब बताइए मुआ पूजा का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि मुआ पूजा का मतलब होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ मुआ पूजा के बारे में, तो मुआ पूजा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पूछा कि किस जनजाति में मुआ पूजा का विशेष है, ठीक है। किस जनजाति में मुआ पूजा का विशेष का महत्व है? तो सबसे पहले इसका आंसर जानिए, पहाड़िया जनजाति में, ठीक है। मुआ पूजा, अब मुआ पूजा का मतलब होता क्या है, ठीक है। पूर्वजों का पूजा। जैसे कि पीछे भी हम पढ़ाए एक क्वेश्चन जिसमें हम बताए कि पूर्वजों की पूजा किया जाता है, तो यहाँ भी पूछा कि किस जनजाति में मुआ पूजा का विशेष महत्व है, तो ये पहाड़िया जनजाति में हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो प्रमुख देवता होते हैं, सर प्रमुख देवता को लोग धरती बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको देहरी बोलते हैं, दिहुरी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी पीछे हम बिरहोर जनजाति के बारे में बताए जिसका आंसर होता जंगल की आदमी, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि ब्रिजिया जनजाति। अब देखो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ब्रिजिया जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको जंगल की मछली बोला जाता है, ठीक है। जंगल की मछली ब्रिजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ब्रिजिया जनजाति के बारे में, तो इसका निवास स्थान सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पे है? तो गुमला, लोहरदगा और लातेहार, ठीक है। गुमला, लोहरदगा और लातेहार, लातेहार, ठीक है। और लोहरदगा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बॉक्साइड। और ये सभी जिले जो है आपका पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि बिरजिया जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं, ठीक है। बिरजिया जनजाति जो है वो जो है किसके वंशज माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स बिरजिया जनजाति जो है आप ये लोग पुंडरीक नाग के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। किसके वंशज माने जाते हैं? पुंडरीक नाग के वंशज। तो याद रखेंगे बिरजिया जनजाति जो है पुंडरीक नाग के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और हम लोग यहाँ से जो पढ़ेंगे कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन था, ठीक है, जिसमें से 3 ऐसे साधारण जनजाति थे और उसमें एक आदिम जनजाति था, ठीक है। और पूछा था कि निम्न में से कौन आदिम जनजाति का समूह है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है आपका कोरवा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कोरवा होगा ही। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से किस जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? कोरवा हो जाएगा। कोरवा जो है फ्रेंड्स आपका आदिम जनजाति है, ठीक है। एग्जाम में पूछा था 4 ऑप्शन देके, जिसमें 3 साधारण जनजाति थे, एक आदिम जनजाति था। पूछा था कि निम्न में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो कोरवा जनजाति, ठीक है। ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं कि कोरवा जनजाति के लोग जो है विधवा को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विधवा विवाह को जो है पीछे अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन कोरवा जनजाति की जब बात करूं मैं तो कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, मेयारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेयारी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कोरवा जनजाति के बारे में तो कोरवा जनजाति की जो जनसंख्या है लगभग 35,500 है और कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.41% है। ठीक है, 0.41%, इतना जरूरी नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट था हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि झारखंड सरकार द्वारा कोरवा जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है, और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका है, तो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा कोरवा जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो कोरवा जनजाति को जो है शिकार संग्रहकर्ता के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है, तो शिकार संग्रहकर्ता के समूह में रखा गया है। और इसका जो निवास स्थान है पलामू में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये जनजाति फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से झारखंड आए हुए थे, मध्य प्रदेश से आए थे लोग झारखंड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करता हूँ कि कोरवा जनजाति में जो है मुख्य रूप से 6 गोत्र पाए जाते हैं। कितने, 6 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो कोरवा जनजाति भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, लिखिएगा आप लोग। ठीक है, पहाड़ी कोरवा और डिहरिया कोरवा। पहाड़ी कोरवा का मतलब होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और डिहरिया कोरवा मतलब होता है जो पहाड़ के नीचे, यानी कि पहाड़ पे निवास ना करके पहाड़ के नीचे जो गांव होते हैं उस पे निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे गांव में निवास करने वाले को क्या बोला जाता है, डिहरिया कोरवा बोला जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र पे निवास करने वाले को पहाड़ी कोरवा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया। और इस कोरवा जनजाति में मुख्य रूप से 6 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि सबर जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, सबर जनजाति के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब आज के अंतिम ये आदिम जनजाति है। ठीक है, तो सबर जनजाति के बारे में अगर बात करूँ फ्रेंड्स 2011 के अनुसार टोटल इसकी जो जनसंख्या है 9,688 है। ठीक है, और कुल आदिम जनजाति में अगर इसकी परसेंटेज की बात करूँ तो 0.11%। ठीक है, यानी कि 0.11% इसकी जो है कुल आदिम जनजाति का प्रतिशत है। और इसको जो है ना आपराधिक जनजाति माना जाता है। किस प्रकार की जनजाति, आपराधिक जनजाति माना जाता है। ठीक है, किसको, सबर जनजाति को। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसमें अगर सबर जनजाति के बारे में बात करूँ तो इसमें स्थानांतरणशील कृषि जो है इसमें फेमस है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है किस प्रकार का कृषि कार्य प्रचलित है, तो स्थानांतरणशील। ठीक है, यानी कि एक जगह पे क्या है, किसी जगह स्टेबल जगह पे ये लोग का कृषि कार्य है प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि प्रचलित है। और इसको क्या बोलते हैं ये लोग, बियोड़ा बोलते हैं, बियोड़ा। बियोड़ा ये लोग किसको बोलते हैं, कृषि कार्य को। ठीक है, स्थानांतरण कृषि कार्य, इसको बोलते हैं लोग बियोड़ा। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो सेशन का प्रश्न था आप सबको समझ में आया होगा। और ये आज का शायद ये अंतिम प्रश्न है कि सबर जनजाति की कुल जनसंख्या, जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो पीछे बताए 0.11%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं कल, और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले उसके बारे में चर्चा कर दूँ। सबसे पहले हम लोग कल की अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो कल हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख लोकगीत के बारे में, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, लोक नाट्य के बारे में, प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, चित्रकला, शिल्पकला, पर्व त्योहार, इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में, कल और परसों। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जब टॉपिक होगा तो झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और याद या फिर कल हो सकता है आपको 2 वीडियो देखने को मिल सकता है, जिसमें जो हम लोग करंट अफेयर का सेशन देखे थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण एक जो है प्रश्न छूट गया है, जैसे कि आपका पुरस्कार सम्मान से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से, कुछ नियुक्ति के बारे में, मतलब करंट अफेयर का 4 सीरीज अपलोड किए हैं। और चारों में से जो भी प्रश्न आपका छूटा होगा, आज जो भी प्रश्न अभी लेटेस्ट अभी आया हुआ है उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका वीडियो आपको आज या फिर कल किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज का जो गुड न्यूज़ क्या था हम फर्स्ट में बता दिए कि झारखंड राज्य के नए गवर्नर कौन बन गए हैं, तो संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल।